बीकॉम फाइनल ईयर ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम आ गए हैं और एक नया सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर आज चालू करने वाले हैं। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन क्लास 24 घंटे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि 24 घंटे आप कभी भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, जब चाहो जब फोन करो, प्रॉब्लम पूछो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ठीक है। तो इन सब बातों के बाद में हम अब चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सर कौन सा चैप्टर आप कराने वाले हैं, नाम थोड़ी देर में बताता हूं बच्चों, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक है, चैप्टर कौन सा है ये नहीं बता रहा, थोड़ी देर में बताता हूं। आप पहले ये देखो, ये बैलेंस शीट है। हाँ सर, ये बैलेंस शीट का कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट होता है वो नहीं है। राइट, नॉर्मल फॉर्मेट है, लाइबिलिटीज एसेट्स, लाइबिलिटीज के नीचे एसेट्स नहीं। राइट है सर, इतना तो हमको आता है। हाँ, तो जो आपको आता है ना वो ही पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, बी फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर बैलेंस शीट बिजनेस की शीट होती है, बिजनेस के बैलेंस की शीट होती है, बैलेंस की शीट, इसमें सारे बैलेंस आते हैं भैया। तो ये बिजनेस है ना, अपने सेठ जी से बोला, सेठ जी मैं खाली खाली हूं, मुझ में पैसे लगाओ, क्योंकि खाली बिजनेस कोई बिजनेस नहीं होता। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, और सेठ जी ने इसमें 400 रुपए लगा दिए। ये पैसा जो लगाया है सेठ जी ने लगाया है, यानी सेठ जी यानी शेयर होल्डर ने। और शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं वो बोलते हैं सर शेयर कैपिटल। जी हाँ, शेयर कैपिटल। और सेठ जी ने लगाया है तो इसे बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है ना। हाँ सर, ये समझ में आ गया। बिजनेस के ऑनर बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। सेठ जी ने यहाँ पैसे लगाए 400 रुपए। ठीक है सर, अब बिजनेस में और पैसों की जरूरत पड़ी बच्चों, 100 रुपए और चाहिए। तो भैया सेठ जी से पूछा, सेठ जी और पैसे लगाओ, 400 तो लगा ही रखे, 100 और लगाओ, 500 कर दो इसको। सेठ जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। मतलब ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे कोई बिजनेस है और बिजनेस में शेयर होल्डर उसके ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, मालिकों से पूछा कि आप पैसे लगा दो तो मालिकों ने मना कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, क्योंकि कंपनी के लिए शेयर होल्डर माई बाप होते हैं, तो वैसे ही एक बच्चे के लिए माई बाप वो होते हैं जो माई बाप होते हैं। तो एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप बिजनेस में पैसे लगा दो, तो पापा ने मना कर दिया। वैसे ही एक कंपनी ने पूछा शेयर होल्डर से कि आप बिजनेस में और पैसे लगा दो, शेयर होल्डर ने मना कर दिया, नहीं हमारे पास नहीं है। तो फिर बच्चों, जब बाप काम नहीं आता ना तो चाचा काम आता है, जब बाप काम नहीं आता तो चाचा काम आता है। तो एक बच्चे ने अपने पापा से कहा पापा आप पैसे लगा दो। पापा ने धंधे में लगाए 400 रुपए। पापा बोल रहे मैं और नहीं लगाऊंगा। तो फिर उस बच्चे ने, बी फॉर बच्चे ने, राइट, हाँ सर, पापा से बोला पापा पैसे लगा दो। पापा ने कहा मैं और नहीं लगाऊंगा। तो बच्चा गया चाचा के पास, चाचा से बोला चाचा आप पैसे लगा दो। तो चाचा ने पैसे लगा दिए 100 रुपए, और इसे बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जी हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी ये भी शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर है, इनके नाम में भी शेयर आता है, इनके नाम में भी शेयर आता है। जी हाँ, दोनों पूंजी है, दोनों कैपिटल है। ये कंपनी के मेन ऑनर है और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिन्होंने बाद में पैसे लगाए हैं। ये मेन ऑनर नहीं है, ये मेन ऑनर है। तो बच्चों चाचा कहां चुप बैठता है? चाचा पैसे तो लगा रहा है, लेकिन चाचा बोल रहा है कि भतीजे, बी फॉर भतीजे, हाँ बच्चा, भतीजा, बैलेंस शीट, बिजनेस, कुछ भी बोल दो कि भतीजे तू बता मैं तुझ में 100 रुपए लगा रहा हूं तो तू कितने पैसे मुझे वापस लौटाएगा? तो भतीजे ने कहा चाचा आप तो मेरे ही चाचा हो, मैं आपको 14% ब्याज दूंगा। तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि चाचा को कभी ब्याज नहीं देते। चाचा घर वाले होते हैं, जैसे पापा घर वाले होते हैं वैसे चाचा भी घर वाले होते हैं। चाचा को कौन ब्याज देता है? तो बच्चों चाचा को भी डिविडेंड मिलता है, जैसे लाभ में से अंश, लाभांश। कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, राइट, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को, पापा को भी मिलेगा, चाचा को भी मिलेगा, लेकिन पहले चाचा को मिलेगा क्योंकि ये तो अपना असली ऑनर है, तो इसको हम बाद में पैसा देंगे। इक्विटी शेयर को पैसा प्रेफरेंस शेयर के बाद में मिलता है।
पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, चाचा को देना है, विदा करो। तो हमने चाचा से कहा चाचा आप भी पैसे लगा दो, तो चाचा ने बिजनेस में लगा दिए 100 रुपए, पर चाचा से डील हुई कि चाचा को हम 14% डिविडेंड देंगे, यानी 100 रुपए का 14% 14 रुपए चाचा को देंगे। और बिजनेस में अब तक लग चुके हैं 500 रुपए। जो पापा ने लगाए वो भी बिजनेस की लायबिलिटीज है, जो चाचा ने लगाए वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है। हाँ, ये माना दोनों इंटरनल लायबिलिटी है, राइट है ना? राइट सर। अब बिजनेस में और जरूरत पड़ गई पैसों की, तो बच्चा यानी बिजनेस फिर बोला और पैसे लगाओ, 150 रुपए और लगाओ, और जरूरत है। पापा से पूछे पापा लगाओ, पापा ने मना कर दिया। चाचा से पूछे चाचा आप लगाओ, चाचा आपके 100 लगे हुए हैं, 250 हो जाएंगे, चाचा ने भी मना कर दिया। तो बच्चा दूसरों के पास चला गया, डी फॉर दूसरों के पास, और दूसरों से बोला कि आप लगा दो पैसे। तो दूसरों ने कहा ठीक है हम लगा देंगे, लेकिन हमें बदले में क्या मिलेगा? मैंने कहा तुम्हें बदले में, तुम बिजनेस में 150 रुपए लगाओगे, हम तुम्हें बदले में ब्याज देंगे, और ब्याज की रेट थी 6%, यानी दूसरों को जो देते हैं वो इंटरेस्ट होता है, और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों घर वाले हैं, इनको जो देते हैं वो डिविडेंड होता है। यानी यहां पर ये बात निकल के आई सामने कि डिबेंचर को उनके लगाए हुए पैसे पर, डी फॉर डिबेंचर बोलूंगा। आप बड़े बच्चे हो, आप जानते हो दूसरों से मेरा मतलब डिबेंचर है, और डिबेंचर होल्डर ने बिजनेस में लगाए 150 रुपए, और इनको ब्याज मिलेगा 6%। सही है बच्चों? तो दोबारा सुन लो, बिजनेस में पैसे किस किस ने लगाए? पापा ने लगाए, चाचा ने लगाए, दूसरों ने लगाए। इक्विटी शेयर ने लगाए, प्रेफरेंस शेयर ने लगाए, डिबेंचर ने लगाए। सबसे पहले अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो सबसे पहले डिबेंचर को 6% ब्याज मिलेगा उनके लगाए हुए 150 पर। 150 का 6% 9 रुपए है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा, उन डिविडेंड मिलेगा उनके लगाए हुए 100 रुपए पर 14% 14 रुपए, और उसके बाद पापा का नंबर आएगा। यानी कंपनी में पेमेंट का एक सीरियल होता है। सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर को किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर को किया जाता है, और इक्विटी शेयर को किया जाता है। ऐसे करके बिजनेस में 650 रुपए लग चुके हैं। समझ में आया? हाँ सर, बिजनेस में 650 रुपए लग चुके। और बोलो, 3 जगह से पैसे लग गए ना? हाँ सर, 3 जगह से पैसे लग गए। तो बच्चों साल के अंत में मान लीजिए ये हमने एक सीरियल बना रहे हैं बहुत प्यारा सा, सबने पैसे लगाए, इक्विटी शेयर होल्डर ने लगाए, प्रेफरेंस शेयर ने लगाए, डिबेंचर ने लगाए। इनमें ये बाहर वाले होते हैं, ये दोनों घर वाले होते हैं, पर इनमें भी मेन घर वाले ये होते हैं। यानी अगर पेमेंट करेंगे तो पहले परायों को खाना खिलाएंगे, पहले डिबेंचर को इंटरेस्ट देंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी शेयर को देंगे। राइट? अब इस कहानी को जरा और देखते हैं, ठीक है? चलें आगे? हाँ सर, आगे चलो। अब कंपनी ने मान लो कमाए हैं, एज्यूम कर लेते हैं, अब मैं लिखूंगा नहीं वरना आपके दिमाग में बोझ बन जाएगा। एक कंपनी है, उसने मान लो 70 रुपए कमाए, तो पर डिबेंचर बोले लाओ लाओ इंटरेस्ट दे दो। मैंने कहा तुमने लगाए कितने? बोले 150। 150 पे 6%, 9 रुपए उनको दे दिए डिबेंचर को। 70 में से 9 दे दिए, 61 बचे 61। अब ये बोले हमको भी दे दो 14% 100 पर, 61 में से 14 और दे दिए, 47 बचे। 47 में से अब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा लास्ट में। पूरा 47 हम इनको दे सकते हैं अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही तो, ठीक है? राइट? तो पूरा 47 ले सकते हैं, टैक्स होता तो पहले आता, था ही नहीं, ठीक है? दोबारा सुन लो, 70 में से इनको दिए 150 का 6%, 9 रुपए, 61 बचे, 61 में से फिर ये 14 गए, ठीक है? बचे 47। 47 में से हम इक्विटी शेयर होल्डर को कह रहे हैं आओ भैया डिविडेंड ले जाओ, तुम भी ले जाओ, माई बाप तुम भी ले जाओ लास्ट में, और 47 में से इनको दे दिए बच्चों 12 रुपए। वैसे तो पूरा 47 इनका था, लेकिन इनको 12 रुपए दे दिए, 35 रुपए कंपनी में बच गए। 35 रुपए कंपनी में बच गए, तो जो बच गए वो प्रॉफिट कंपनी ने रोक लिया, जिसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये पैसे रोक लिए कंपनी ने, किसी को नहीं दिए। सर ये कंपनी ने क्यों रोके? ताकि भविष्य में कंपनी में और पैसा बढ़ गया, अब कंपनी और लगा के बैठी है तो और लगा के बैठी है तो और कमाएगी। आज तक तो 650 लगे हुए थे, अब जो कमाए उसमें से 35 और लगे हुए हैं, और पैसा लगा हुआ है। ज्यादा लगाएगी ज्यादा कमाएगी, कम लगाएगी कम कमाएगी, और पैसा लगा हुआ है। तो कंपनी में अब इतने सारे पैसे लग गए। राइट? अब सवाल ये होता है
कि इक्विटी शेयर के लिए बचे थे 47 में से इनको 12 दे दिए, तो 35 जो बचे हैं वो किसके हैं? बच्चों बिल्कुल सही, ये जो पैसा बचा है ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। जी हाँ, ये पापा का पैसा है, ये चाचा का है, दूसरों का है, ये भी पापा का ही है। लेकिन पापा को बिजनेस ने दिया कितना? पापा यानी इक्विटी शेयर को बिजनेस ने, मेन बिजनेस के पापा यही होते हैं, इनको बिजनेस ने 47 था, 47 में से 12 दे दिया, तो 35 जो बिजनेस में पड़ा है वो इन्हीं का तो पड़ा है। ये बात हम समझ गए। खैर, बिजनेस में इतना सारा पैसा लगा पड़ा है, समझ में आई बात? चैप्टर का नाम बाद में बताते हैं, कुछ खास बात है वो बात पहले समझाते हैं। अब क्या हुआ, ये सब लायबिलिटी है, जी हाँ ये लायबिलिटी है, ये इंटरनल लायबिलिटी है, चाचा भी इंटरनल ही होते हैं, एक्सटर्नल है, और ये पैसा भी इंटरनल है, राइट है। अब क्या हुआ, बिजनेस की ये सब लायबिलिटी है, ये सब पैसे बिजनेस को चुकाने हैं, घर वालों को चुकाने हैं, बाहर वालों को चुकाने हैं, पर चुकाने ये घर वालों का पैसा है, ये भी शेयर कैपिटल है, ये भी शेयर कैपिटल है, तो ये भी घर वाले होते हैं, ये भी पैसा घर वालों का है, इक्विटी शेयर का है, ये बाहर वालों का पैसा है। लेकिन यहां वो सारे पैसे आते हैं जो चुकाने हैं। बच्चों क्रेडिटर है, मान लो बिजनेस में क्रेडिटर है ना, जिनसे माल खरीदा, राइट, उधार माल खरीदते हैं ना, हाँ सर, क्रेडिटर से हमने 21 रुपए का माल उधार खरीदा, तो ये पैसा भी बिजनेस को चुकाना है। यानी बिजनेस को ये चुकाना है, 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 ये चुकाना है पापा को यानी इक्विटी शेयर होल्डर को, ये चुकाना है चाचा को यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये चुकाना है दूसरों को यानी डिबेंचर को, ये चुकाना है वापस इक्विटी शेयर होल्डर यानी पापा को, और ये चुकाना है क्रेडिटर्स को। इतने सारे पैसे बिजनेस को चुकाने हैं। ये वो पैसा है जो लगाया घर वालों ने, ये घर वालों ने, ये बाहर वालों ने, ये तीनों पैसे बिजनेस ने लगाए। अब जरा बात समझना गौर से, ये तीनों पैसे वो पैसे हैं जो बिजनेस में लगाए, और अगर ये भी ले लें तो ये वो पैसा है जो लगाया और ये वो पैसा है जो कमाया, राइट। कमाई है ना बिजनेस में जो पड़ी है, ये लगाया और ये लगाकर कमाया, कमाई इतनी पड़ी है, तो बिजनेस फल और फूल गया, यहां से तो फला और यहां से और फूला, ठीक है, राइट। ये वो पैसा है जो लगाया और ये पैसा लगे हुए पर कमाया, ठीक है सर। और इसके अलावा ये भी पैसा है, ये करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है ना, हाँ। चलो सर और बात करते हैं, क्या क्या बातें सिखाने। ये तीनों वो पैसे जो लगाए थे, पापा ने लगाए, चाचा ने लगाए, दूसरों ने लगाए, ये तीनों लगाए और ये लगे हुए पर कमाए। ये लगाए हैं, जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। बिजनेस इतने से कैपिटलाइजेशन हुआ, कैपिटलाइज्ड हुआ। तो बच्चों यहां पर मैं आपको 3 अच्छे अच्छे वर्ड बताने वाला हूं, प्यारे प्यारे। कोई आपसे पूछे कैपिटलाइजेशन का मतलब बताओ, तो आपको कह देना है कि वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगाया जाता है उसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और लंबे टाइम के लिए या तो पापा लगाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, या चाचा लगाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर, ठीक है। हाँ, वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगाते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए तो ये भी लगा हुआ है, ये हमने लगाया, ये लगाया नहीं, बट ये लगाकर ये कमाया, और ये भी तो लंबे टाइम के लिए छोड़ा बिजनेस में। पहले बिजनेस में लंबे टाइम के लिए इतना पैसा इन्वॉल्व था, इतना और लगा दिया, तो अब लंबे टाइम के लिए टोटल इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया, राइट। अब सवाल ये है, अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर, ये लंबे टाइम के लिए लगाया, ये भी लगाया, ये भी लगाया, ये पापा ने लगाया, चाचा ने लगाया, दूसरों ने लगाया, सब पैसा लंबे टाइम के लिए लगाया, और अगर ये रिटेन अर्निंग भी ले लें, रिटेन अर्निंग, रिटेन मतलब जो पैसा रोक लिया, रिटेन यानी रोका, अर्निंग यानी कमाई, तो ये पैसा भी तो लंबे टाइम के लिए लगाया हुआ है, लगाया नहीं पर लगा हुआ तो है। इसको बोलते हैं, अगर सबको ले लें तो कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी है कैपिटल स्ट्रक्चर। देख लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे चैप्टर का नाम है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी पैसा बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगाया, मत बोलना ये लगाया नहीं है, लगा हुआ है,
लगाया, उस पर कमाया, पर अब तो लंबे टाइम के लिए है ना। जो भी पैसा बिजनेस में लंबे टाइम के लिए इन्वॉल्व होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वॉल्व होता है, उसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बच्चों, अगर कभी बात आए कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं, तो कैपिटल यानी पूंजी और स्ट्रक्चर यानी संरचना। पूंजी संरचना, पूंजी कहां कहां से लगी हुई है, और पूंजी वर्ड बोला तो पूंजी आएगी जो लंबे टाइम के लिए लगती है, वो आएगी। करंट लायबिलिटी नहीं आएगी, करंट लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन चारों में करंट लायबिलिटी को भी ले लो, यानी ये सब ले लो, पांचों चीजें ले लो, तो उसे बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम तो कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो हम करंट लायबिलिटी को लें या नहीं लें? नहीं सर, कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल वर्ड आता है। कैपिटल मतलब पूंजी होता है, कैपिटल मतलब लंबे टाइम के लिए जो पैसा लगा है, चाहे से वो घर वालों का लगा है या बाहर वालों का लगा हुआ है, या उस लगे हुए पैसे पर जो कमाया है, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर है। यानी बच्चों, कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए जो पैसा लगाया, और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए जो पैसा लगा हुआ है। लंबे टाइम के लिए जो पैसा लगा हुआ है उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत अच्छी बात बोली। बिजनेस में लंबे समय के लिए जो पैसा लगा हुआ है उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर इसमें करंट लायबिलिटी भी लगा दो, तो ये छोटे टाइम के लिए पैसा लगाया, उधार लिया है किसी से, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। इसको भी इन्वॉल्व कर दो तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। सर मत सिखाओ, क्योंकि चैप्टर का नाम तो कैपिटल स्ट्रक्चर है। नहीं बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बताओ, तो हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बच्चे के लिए लिख रहे हैं। चलिए लिख देते हैं, ताकि बच्चे को उस क्वेश्चन को कल जब हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आए। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं वो सब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आएगी। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर लंबे टाइम के लिए जो पैसा लगा है वो ले लो, प्लस करंट लायबिलिटी भी ले लो, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यानी इन तीनों को लो तो कैपिटलाइजेशन, चारों को लो तो कैपिटल स्ट्रक्चर, और पांचों को लो तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो बच्चों, मेरे चैप्टर का नाम आपके सामने आ चुका है। हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर की सही डेफिनेशन है वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगा हुआ है। आप इसे फुल व्यू देखिए, देखिए मजा आने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगाया। लगाया मत बोलना, सब गलत हो जाएगा, क्योंकि लगाए तो 3 पैसे हैं, लगे हुए तो 4 पैसे हैं, चाहे से घर वालों ने लगाया या बाहर वालों ने लगाया। यानी कैपिटल भी आ सकती है, शेयर कैपिटल, और डिबेंचर भी आ सकते हैं। जी हाँ, इतनी सी बात हम कह रहे हैं। आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद करें, तभी चैप्टर आसान होगा, और चैप्टर तो आसान हो ही जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगाया। साफ साफ देख लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगाया। मत बोलना मैंने लगाया बोला, वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए लगा हुआ है, राइट। मनी जो लॉन्ग टर्म के लिए लगी हुई है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अभी की पढ़ाई से क्या सीखा? कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का केवल मतलब समझा है। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगा हुआ है, या यूं बोल दीजिए घर वालों का लगा है चाहे बाहर वालों का लगा है, या यूं बोल दीजिए कि इसमें रिटेन्ड अर्निंग को भी लेते हैं। इसमें रिटेन्ड अर्निंग को भी लेते हैं बच्चों, तब ये कैपिटल स्ट्रक्चर नाम देते हैं। ठीक है, ऐसा एक इलस्ट्रेशन हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले आपको कुछ और कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं। इसी अभी तक आप कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब सीखा है केवल। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है कि वो पैसा जो बिजनेस में लंबे समय के लिए लगा हुआ है, और हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी हम बिजनेस में लंबे टाइम के लिए पैसा लगाएंगे, तो सोचना यही है लंबे टाइम के लिए जो पैसा लगा होता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग। पैसा कहाँ से ले? तो एक इलस्ट्रेशन हम आपको बहुत प्यारा सा छोटा सा बता रहे हैं, कुछ कंसेप्ट मजबूत करने के लिए। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एक बिजनेस है ना, उसमें 3000 रुपए पहले ही लगा रखे हैं,
इक्विटी शेयर कैपिटल यानी सेठ जी ने 3,000 रुपए लगा रखे हैं। अब 2,000 रुपए की और जरूरत है, 2,000 रुपए की और जरूरत है ना, 3,000 रुपए लगा रखे हैं और 2,000 रुपए की और जरूरत है। समझ रहे हो? हाँ। तो बच्चों बिजनेस में 3,000 रुपए किसने लगा रखे हैं? सेठ जी ने। तो देखो मैं आपको सीन बता रहा हूं, उधर का छोड़िए बैलेंस शीट 2 और 3, इधर देखिए एक बिजनेस में 3,000 रुपए इक्विटी शेयर ने लगा रखे हैं। जी हाँ, सेठ जी तो होंगे ही होंगे, इक्विटी शेयर तो हर धंधे में होंगे। अब इसमें 2,000 रुपए की और जरूरत है। ठीक है, तो सवाल यह है कि 2,000 रुपए कहां से लाएं? तो बिजनेस में पहले से कितने लगे हुए? 3,000 रुपए। किसने लगा रखे हैं? सर मालिकों ने, सेठ जी ने, इक्विटी शेयर ने। तो बैलेंस शीट में बिजनेस में 3,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर ने लगा रखे हैं और इसके बदले इनको 300 इक्विटी शेयर दे रखे हैं कंपनी ने। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल कैसी है वो देखो, ऐसी है। कंपनी ने 300 इक्विटी शेयर दे रखे हैं 10 वाले। भाई इन्होंने 3,000 रुपए लगाए तो कंपनी ने सेठ जी को 300 इक्विटी शेयर दे दिए और वो बन गए इक्विटी शेयर होल्डर यानी मालिक। ठीक है, अब 2,000 रुपए और लगाना है। तो यही तो कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि यार हमने 3,000 लगा रखे हैं, अब हम और नहीं लगा रहे, लोन ले लो, लोन 10% डिबेंचर मार्केट में इश्यू कर दूं, है ना, डिबेंचर इश्यू कर दो मार्केट में और लोन ले लो, डिबेंचर से ये पैसा ले लो, बाजार में डिबेंचर इशू कर दो और डिबेंचर से पैसा उठा लो। यानी जो लोग डिबेंचर लेंगे वो लोग आपको पैसा देंगे, वो लोग डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे और कंपनी को 2,000 रुपए मिल जाएंगे। कंपनी बोलेगी हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अब जब कभी पेमेंट होगा तो पहले डिबेंचर को पेमेंट होगा, फिर माई बाप को। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। ठीक है सर, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। तो हुआ क्या, कंपनी के पास टोटल 5,000 रुपए आ गए और कंपनी ने मेहनत करना, कमाना चालू कर दिया। कंपनी ने पूरे साल मेहनत करी और जो अर्निंग करी ना, अर्निंग करी, कमाया मेहनत करके अर्निंग कमाई, वो कमाई 800 रुपए। तो बच्चों साल भर मेहनत करके कंपनी ने 800 रुपए कमा लिए। तो अब है ना 800 रुपए में से जो कमाई है वो इन्हीं लोगों ने तो पैसा लगाई है, तो इनको पैसे मिलेंगे। तो पहले डिबेंचर को बाहर वालों को पेमेंट करेंगे। इन्होंने 2,000 रुपए लगाए, इसका 10% जितने पैसे वो लगाते हैं। ठीक है, 2,000 रुपए लगाए, इसका 10% 200 रुपए इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 800 में से 200 रुपए इंटरेस्ट के चले गए। तो ये बाहर वालों को विदा कर दिया। इन्होंने 2,000 रुपए लगा रखे थे, उस पर 10% इनको 200 दे दिया। तो अब कंपनी के पास बचे 600। तो इक्विटी शेयर होल्डर का है ये 600, तो इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई हो गई 600। तो ये लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन इनमें से कुछ लोग थे जिनको ऑब्जेक्शन था। वो लोग क्या बोले कि यार नहीं, तुमने गलत जगह से पैसे उठा लिए, अपनी कमाई 600 ही है। भैया कंपनी ने टोटल 800 कमाए, 800 में से 200 रुपए इंटरेस्ट के चुका है, ब्याज के चुका है। ठीक है, तो बाकी इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई आ गई 600 रुपए। इक्विटी शेयर होल्डर ने 600 रुपए कमाए। तो इनमें से कुछ लोग बोले यार अपन ने 600 ही कमाए, अपन ने बहुत दुखी हैं, अपन 600 ही कमाए। तो इनमें आपस में झगड़ा चल रहा है। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं, जो कंपनी के ऑनर थे, बहुत सारे ऑनर हैं, टोटल 300 शेयर हैं, कि अपन ने 600 ही कमाए। तो बाकी लोग बोले तो क्या करते यार, तुमने जो कर्जा लिया है ना बाहर वालों से, डिबेंचर से जो पैसा उठाया है ना, इस पर इंटरेस्ट की रेट थोड़ी ज्यादा है, 10% है। तो दूसरे लोग बोले तो क्या करते यार, सस्ते में उठाते कर्जा। यानी दोबारा दूसरा सीन समझो कि इक्विटी शेयर लगा रखे बैठे हैं, 300 शेयर मार्केट में इशू कर रखे हैं, 10 वाले 3,000 रुपए इन्होंने लगा के बैठे हैं, 2,000 रुपए की और जरूरत है। तो इन्होंने कहा 2,000 रुपए आपने उठाए तो हैं, पर ये इस पर ब्याज की रेट 10% ज्यादा है, ब्याज की रेट कम होनी चाहिए। तो कहा कि क्या करें कि एक काम करो,
बैंक से लोन ले लो, वो 8% में मिल रहा है, तो बैंक से लोन ले लिया। जैसे डिबेंचर से पैसा लेते वैसे ही बैंक से लोन ले लिया, कि बैंक से लोन ले लिया। अब क्या हुआ देखो, अगर इन्होंने बैंक से लोन लिया होता तो दूसरा केस, इनकी अर्निंग साल भर मेहनत करी, 800 रुपये कमाए, बैंक से लोन लिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, यानी 2000 में 8% बैंक वालों को देंगे। बैंक वालों ने हमको 2000 रुपये दिए, तो हम बैंक वालों को 2000 का 8% 160 रुपये बैंक वालों को दे दिए, ठीक है। तो इक्विटी शेयर के लिए बचे 640 रुपये, ये लीजिए। तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई 600 रुपये थी, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई ज्यादा है, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई ज्यादा है। तो अब तो सब लोग खुश हो जाने चाहिए भाई, जो लोगों को गुस्सा आ रहा था वो भी खुश हो जाने चाहिए, पर अभी भी कुछ लोग दुखी थे। मैंने पूछा भैया दुख नहीं मिटा, अब तो सब खुश होना, अगर हम बैंक से लोन ले लें तो कमाई अपनी बढ़ जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई बढ़ जाएगी, ठीक है, राइट। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो बच्चों अभी भी कुछ लोग गुस्सा थे, वो लोग क्या कह रहे हैं उनकी सुनो, कि हमने मतलब इक्विटी शेयर ने 300 शेयर है हमारे पास 10 वाले, यानी हमने 3000 रुपये लगा रखे हैं, 2000 रुपये और लगाने। तो हम एक काम करते हैं, 2000 रुपये हम ही लगा लेते हैं, कोई लोन ही नहीं लेते। यहां पर लोन लिया था महंगी रेट पे, यानी कर्जा लिया था, यहां पर कर्जा लिया सस्ती रेट पे, तो ये बोले कि कर्जा ही मत लो, तो ब्याज देना ही नहीं पड़ेगा। देखते हैं जरा, कर्जा ही मत लो मतलब ये पैसा इन्होंने खुद ने लगा दिया वापस, इक्विटी शेयर ने, इनके पास 300 शेयर थे 10 वाले, राइट, इन्होंने 2000 रुपये और लगाए, तो इनको 200 शेयर और दे दिए 10 वाले, राइट। 2000 रुपये लगाए तो 10 रुपये वाले 200 शेयर दे दिए, ठीक है। तो अब क्या सीन हुआ, कंपनी ने साल भर मेहनत करी, साल भर मेहनत करके कमाए कितने 800 रुपये। अब इसमें से डिबेंचर को कोई इंटरेस्ट देना है क्या? नहीं सर, कोई कर्जा ही नहीं लिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। और अब की बार प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 800 रुपये का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो बेस्ट सीन कौन सा है, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई केवल 600, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई 640, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई 800 रुपये। तो सर सबसे ज्यादा कमाई यहां पर है, अतः मनुष्य को कोई कर्जा नहीं लेना चाहिए। ऐसी बात निकल के आई। तब तो मनुष्य संसार में कोई कर्जा ही नहीं ले। भाई कर्जा लोगे तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। बच्चों यहां पर बिल्कुल कर्जा नहीं लेना पड़ा, कर्जा नहीं लेना पड़ा तो ब्याज नहीं चुकाना पड़ा, ब्याज नहीं चुकाना पड़ा तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर का है। लेकिन यह भी तो देखो कि यहां पर पैसा ब्याज नहीं चुका, इक्विटी शेयर को लगाना पड़ा। यानी जहां इक्विटी शेयर के पास 300 शेयर थे, अब उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, अब उनके पास 500 शेयर है और उनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ा, ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। यहां पर दिस इज द कमाई ऑफ 300 शेयर, 600 इज द कमाई, यहां पर 640 इज द कमाई ऑफ 300 शेयर, यहां पर 800 इज द कमाई ऑफ 500 शेयर। जरा फिर से देखते हैं, यहां पर 600 रुपए इज द कमाई ऑफ 300 शेयर, तो एक शेयर की कमाई बोले तो अर्निंग पर शेयर 600 रुपए इज द कमाई ऑफ 300 शेयर, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, एक शेयर की कमाई 2 रुपए। यहां पर 640 रुपए इज द कमाई ऑफ 640 इज द कमाई ऑफ कितने शेयर सर? 640 इज द कमाई ऑफ 300 शेयर, तो 640 अपॉन 300, तो एक शेयर की कमाई अर्निंग पर शेयर 2.13। और यहां पर 800 रुपए इज द कमाई ऑफ 500 शेयर, शेयर बढ़ गए तो एक शेयर की कमाई निकालेंगे 800 अपॉन 500, तो एक शेयर की कमाई 1.6 रुपीज है अर्निंग पर शेयर। तो बच्चों माना यहां पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा है, यहां पर इक्विटी शेयर के लिए प्रॉफिट 600 था, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट 640, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट और भी ज्यादा 800, पर यहां पर ये कमाई आई, ये दिस इज द कमाई ऑफ 500 शेयर, तो एक शेयर की कमाई 1.6 है, जबकि यहां पर एक शेयर की कमाई ज्यादा थी, यहां पर एक शेयर की कमाई ज्यादा है।
यहां पर एक शेयर की कमाई 1.6 ही है, यहां पर एक शेयर की कमाई 2 और यहां पर एक शेयर की कमाई 2.13। तो बेस्ट डिसीजन कौन सा है? पर शेयर अर्निंग जहां पर सबसे ज्यादा हो। यहां पर एक ही शेयर इतना काबिल है, इतना सपूत है कि 2.13 रुपीस कमा रहा है, यहां पर तो 1.6 ही कमा रहा है। तो बेस्ट डिसीजन ये हुआ क्योंकि डिसीजन अर्निंग पर शेयर से होगा। माना यहां पर आपने कमाई ज्यादा करी, अरे पर पैसे भी तो ज्यादा लगाए, तो एक शेयर की कमाई तो 1.6 ही हुई ना। यहां पर एक शेयर की कमाई 2.13 है, यहां पर एक शेयर की कमाई 2 रुपए। इसलिए बेस्ट केस वो होता है जिसमें अर्निंग पर शेयर ज्यादा होती है, यानी हमें उस ऑप्शन को चूज करना चाहिए जिसमें अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट हो। तो अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट यहां पर है, तो इस ऑप्शन को चूज करना चाहिए और यही बात करनी है, इस ऑप्शन को चूज करना है। तो बैंक से लोन लेना चाहिए 8% पर। यानी हमको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए? सर खुद का पैसा लगाना चाहिए 3000, बैंक से लोन लेना चाहिए 2000। ये पैसा डिबेंचर से नहीं लेना चाहिए, ये पैसा खुद का भी नहीं लगाना चाहिए, ये पैसा बैंक से लोन लेना चाहिए और ये भी लंबे टाइम के लिए है, ये भी लंबे टाइम के लिए है। तो हुआ ना चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हम ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहां से लें। अरे पैसा वहां से लो जहां से अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट हो। अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट यहां पर है, तो पैसा यहां से लो 3000, यहां से लो 2000। तो बच्चों व्हाट इज द डिसीजन क्राइटेरियन? व्हाट इज द डिसीजन क्राइटेरियन? यानी इस चैप्टर में हमको कैपिटल स्ट्रक्चर का पता करना है कि कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो। कैपिटल यानी लंबे टाइम के लिए जो पैसा लगे वो कहां से लगे। तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहां पर अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट हो। तो हमको कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए? जहां पर अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट हो, मैक्सिमम ईपीएस आए, वो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। ये हम कह रहे हैं अर्निंग पर शेयर से डिसीजन होगा। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है उससे मतलब नहीं है। अर्निंग पर शेयर से डिसीजन होगा, ईपीएस से डिसीजन होगा, ईपीएस से डिसीजन होगा, ईपीएस से डिसीजन होगा। तो आज और आज के बाद वाले क्वेश्चन में ईपीएस से डिसीजन होगा। बच्चों दो बातें सीखी। पहली बात, कैपिटल स्ट्रक्चर में का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगा हुआ है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग। ये पहली बात। और दूसरी बात, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करेंगे? वो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करेंगे जहां पर अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है। बैंक लोन में आ रही थी ना, दो बातें हमने करी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये सीखते हैं, है ना? हाँ सर। पहले कोई भी क्वेश्चन करो, आपको लेना है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कंपनी ने टोटल कितने कमाए। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले मैं यहाँ फिगर्स लेके चल रहा हूँ, यूं ही मन से बना के। मान लो 800 कमाए जैसे अभी कमाए थे। अब इसमें से अभी तक अर्निंग है, ना इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर को, ना गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। सबसे पहले बाहर वालों को विदा करो, दूसरों को विदा करो, यानी डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दो। और डिबेंचर थे मान लो 10%, ठीक है? तो इसका 10% नहीं, डिबेंचर ने जितना पैसा लगाया उसका 10%। और मान लो उन्होंने 2000 रुपये लगाए, 2000 का 10% उनको 200 दे दिया, ठीक है सर? ये बैंक लोन है तो उसका इंटरेस्ट माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से डिबेंचर का इंटरेस्ट लेस हो गया, है ना? तो अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट तो लेस हो गया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 600 आ गया। हाँ सर। अब आते हैं ये पैसा किसका है? अभी तक तो केवल डिबेंचर को विदा किया है बाहर वालों को, अब घर वालों में चाचा और पापा को देंगे। लेकिन चाचा और पापा घर वाले हैं, इससे पहले एक और बाहर वाला है सरकार। सरकार टैक्स मांगती है लेकिन डिबेंचर के इंटरेस्ट से पहले टैक्स नहीं मांगती। डिबेंचर का इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है इनकम टैक्स में, ठीक है? आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। सरकार डिबेंचर के इंटरेस्ट के बाद में टैक्स देगी। अब गवर्नमेंट कह रही है टैक्स दे दो। मैंने कहा टैक्स की रेट बोलो, बोले 50% है। तो टैक्स की रेट 50% है, तो जो भी कमाया उसका 50%। अब गवर्नमेंट ले गई। अब बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सही है? अब बचे चाचा और पापा को पैसे देने। चाचा यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और पापा यानी इक्विटी शेयर कैपिटल।
चाचा को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देंगे। अब चाचा का नंबर, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे। ठीक है सर, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 150 रुपये लगा रखे हैं और डिविडेंड की रेट 10% है, तो 150 का 10% है ना, तो प्रेफरेंस शेयर को दे देंगे हम 15, तो बच्चे 285। ये हो गया बच्चों प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इतना प्रॉफिट अवेलेबल है, लेकिन कभी भी डिसीजन प्रॉफिट से नहीं होगा। अभी अभी बोला था एक शेयर की अर्निंग से होगा, ये तो सारे शेयर की अर्निंग है। तो नंबर ऑफ शेयर बताऊं इक्विटी शेयर के कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, या मान लो 120 शेयर नंबर ऑफ शेयर, यानी 120 शेयर हैं, उनकी कमाई ये है। तो एक शेयर की कमाई को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो एक शेयर की कमाई कैसे निकालेंगे, बड़ी आसान है। 285 को इज द कमाई ऑफ 120 शेयर डिवाइड कर दो, एक शेयर की कमाई आ गई 2.375। तो आप अर्निंग पर शेयर ऐसे निकालेंगे। याद हो गया आपको? हाँ सर याद हो गया। फुल व्यू ले लो इसका, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अर्निंग पर शेयर निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं, बात करते हैं अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकालना बड़ा आसान है। पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उठाओ, बाहर वालों का इंटरेस्ट हटा दो, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स हटाओ, गवर्नमेंट भी विदा करो, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चाचा को डिविडेंड दो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, बचा कुछ है सब इक्विटी शेयर का है, लेकिन डिसीजन इससे नहीं होता, डिसीजन अर्निंग पर शेयर से होता है। बार बार बोला तो पर शेयर अर्निंग आपके सामने है, कहानी खत्म, वेरी सिंपल। तो अभी तक सीखी 3 बातें। पहली बात सीखी कैपिटल स्ट्रक्चर में वो पैसा आता है जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस में लगा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग। दूसरी बात क्या सीखी कि वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए जो जिसमें अर्निंग पर शेयर ईपीएस हाईएस्ट हो। और तीसरी बात क्या सीखी कि ईपीएस कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अर्निंग उठाते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाली उठाते हैं। राइट है सर, राइट है। अब इसमें से डिबेंचर का या बैंक लोन का इंटरेस्ट हटा देते हैं, हटा देंगे ना इंटरेस्ट। ठीक है सर, डिबेंचर का इंटरेस्ट हटा देंगे। जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट हटाओगे, ठीक है, हटाना है तो लेस करेंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से गवर्नमेंट का टैक्स लेस कर देंगे। गवर्नमेंट ज़्यादा देर चुप नहीं बैठती, डिबेंचर के लिए चुप बैठती है क्योंकि वो डाउन होते हैं, राइट, डी फॉर डाउन। अब गवर्नमेंट का टैक्स लेस कर देंगे, और जैसे गवर्नमेंट का टैक्स हटाओगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। अब इसमें से पहले चाचा को विदा करेंगे, लेस कर देंगे, क्या, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन डिसीजन इससे नहीं होता, पर लिखना तो होता ही है ना। हाँ सर, लिखना तो होता ही है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिसीजन किससे होता है, अर्निंग पर शेयर से। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को यहां पे छोड़ देंगे, ठीक है, राइट। और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, राइट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। और जिस ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर सबसे अच्छी होगी वही वाला कैपिटल स्ट्रक्चर लेंगे। सर यहां पर 4 ऑप्शन है क्या? हाँ बच्चों, यहां पर 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सर दिखाओ, देखो, देख लिया? करें क्वेश्चन स्टार्ट। सर हमको सब कुछ आ गया कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? देखो क्वेश्चन करते हैं। अवधेश लिमिटेड हैज करंटली इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख। यानी आज का सीन ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से है 25 लाख। 25 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट। लाख नहीं लिखा तो ऊपर लिख दिया रुपीज इन लैक्स। आगे बोल,
आगे कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर है 100 वाले, यानी एक शेयर 100 वाला है, ठीक है। आगे पढ़ो, द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख और चाहिए, द प्लान्स आर, थर्ड लाइन के बाद पॉइंट नंबर 1 में जाओ, 20 लाख और चाहिए ऐसे बोल रहा है, एंटायर थ्रू इक्विटी शेयर, कि दोबारा और इक्विटी शेयर इशू कर दो, एंटायर मतलब 20 लाख चाहिए, 20 लाख के 20 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दो। ये हमारा पहला प्लान था, राइट। दूसरा प्लान क्या है कि इक्विटी शेयर इशू मत करो, यहां तो 20 लाख की, दूसरा क्या है पढ़ो, सेकंड पॉइंट, 10 लाख इक्विटी शेयर से और 10 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 8%। कह रहा है दूसरा प्लान 20 लाख इक्विटी शेयर से मत लाओ, 10 लाख तो इक्विटी शेयर से लाओ और 10 लाख बोरोइंग, कर्जा लो, कर्जे पे ब्याज देते हैं और ब्याज की रेट है कितने परसेंट, 8% पर एनम लगा दो। लो ये दूसरा प्लान कि 10 लाख यहां से 10 लाख यहां से। पॉइंट नंबर 3, 5 लाख इक्विटी शेयर से लो 5 लाख इक्विटी शेयर से ले लो और 15 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लो, 15 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लो 9%। ये तीसरा प्लान है कि 15 लाख आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लो, ये लो, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहां पर 8% और वहां पर 9%, अलग अलग रेट पे बोरोइंग, ठीक है। और अगला प्लान है कि 10 लाख इक्विटी शेयर से लो, ये लो 10 लाख इक्विटी शेयर से लो और कह रहा है कि बाकी का 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से लो, राइट, ठीक है। बाकी का 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से लो, बोरोइंग मत करो, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड की रेट है वो इसने बोली 5%, यानी 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 4 कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, हमने सबको नाम दे दिया कैपिटल स्ट्रक्चर्स, चर्स, वाह। और हर किसी कैपिटल स्ट्रक्चर में 25 लाख पहले से पढ़ा था, 20 लाख और आ रहा है, यहां से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, टोटल 45 लाख हो गया। ऐसे 4 कैपिटल स्ट्रक्चर्स है, राइट। हाँ, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख होगी, ईबीआईटी हर ऑप्शन में 8 लाख होगी, ठीक है। आगे बोल, टैक्स की रेट 50% है, बताओ बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो भैया बेस्ट ऑप्शन वो होता है जिसमें अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट आए, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन की बात करें, इंटरेस्ट, राइट। स्टार्ट करूं क्वेश्चन, कर लें, ले लेते हैं बच्चों। इंटरेस्ट जाता है बोरोइंग पर, कर्जे पर, यहां कोई कर्जा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं। यहां कर्जा है 10 लाख का, यहां कर्जा है 15 लाख का, 10 लाख का 8% है ना, 10 लाख का 8%, ठीक है, 80,000, ये तो लाख में था तो 80,000 को 0.8, और यहां 15 लाख का 9%, 1,35,000, यानी यह तो लाख में है, 1 लाख और 35,000, 1.35, ठीक है सर। इसे लेस किया 8, 7.2, 8 में से 1 पॉइंट, 6.65, 8। अब गवर्नमेंट को टैक्स देंगे इसका 50% दे दे, 8 का 50% 4, 7.2 का 3.6, ठीक है, 6.65 का 50% आधा कर लो 3.325 और 8 का 4, आधा गवर्नमेंट ले गई तो आधा हमारे पास बच गया, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, 3 केसेस में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो तीनों में कोई डिविडेंड नहीं देंगे। लास्ट वाले केस में प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख की, उसका 5%, 50,000 तो 0.5, 50,000 0.5, यहां लाख में लिखना है, 50,000 का मतलब आधा लाख, आधा लाख मतलब 0.5, तो यहां बचा 4 लाख, यहां बचा 3.6, यहां 3.325, ठीक है, और यहां बचा 4 में से 0.5, 3.5 लाख। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेंगे, यहां पर 45 लाख के इक्विटी शेयर पहले से भी थे, 25 लाख के, 20 लाख के और हो गए, 45 लाख के एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 45,000। यहां पर इक्विटी शेयर 25 लाख के थे, 10 के और हो गए 35 लाख के, एक शेयर 100 रुपए का है, यहां पे इक्विटी शेयर हो गए 35,000, यहां पर इक्विटी शेयर हो गए 30,000, राइट है ना, हाँ।
और यहां पर इक्विटी शेयर फिर से 35,000। लेकिन इससे भी मतलब नहीं है। अर्निंग पर शेयर 4 लाख अपॉन 45,000 डिवाइड कर दिया, 4 लाख अपॉन 45,000 तो 8.8888 आ रहा है। ठीक है, 8.8888 आ रहा है तो 8.89। दूसरा वाला ऑप्शन 3,60,000 3.6 लाख मतलब 3,60,000 अपॉन 35,000 तो 10.29 यहां पर 3,32,500 करके देख लेना, लाख से मल्टीप्लाई 3,32,500 अपॉन 30,000 तो 11.08 आ रहा है। ये लीजिए 11.08 और यहां पर 3,50,000 अपॉन 35,000 10 आ रहा है 7। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का व्यू हुआ। आप इसे देख सकते हैं 4 ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आ रही है 11.08। तो अब इसके नीचे आपको खुद को लिखना है, राइट, फ्रॉम द ऑल अबव ऑप्शंस, राइट, वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन थर्ड। ये ऑप्शंस हैं तो यहां पे लिख दिया ऑप्शंस और यहां पे लिख दिया पर्टिकुलर्स, राइट, और हमने ईपीएस निकाली है तो यहां लिख देंगे ईपीएस इन डिफरेंट ऑप्शंस, ईपीएस इन डिफरेंट ऑप्शंस। और लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ऑल अबव ऑप्शंस ऑप्शन 3 इज बेटर because in case of option 3 earning per share is 11.08, that is highest, so we should take 5 lakh from equity share capital and 15 lakh from borrowing at 9%। यहां से हमको पैसा लेना चाहिए, तब हमारा काम बिल्कुल सही रहेगा, पर शेयर अर्निंग हाईएस्ट आएगी। ये कंक्लूजन भी लास्ट में देके आना है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिक्कत आए तो 77759 पेंटा 0। आज का चैप्टर था कैपिटल स्ट्रक्चर। रिवाइज कर देता हूं 2 मिनट में। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए बिजनेस में जो पैसा लगा, चाहे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, डिबेंचर हो या रिटेन्ड अर्निंग हो। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। दूसरी बात क्या थी सर? दूसरी बात ये थी कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कौन सा वाला चूज करना चाहिए? वो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए बच्चों जिसमें अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट हो। तीसरी बात, अर्निंग पर शेयर निकालते कैसे? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटाओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स हटाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हटाओ, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर जहां पर हाईएस्ट हो वो ऑप्शन चूज करेंगे। हमने अपदेश वाले अभी वाले इलस्ट्रेशन से समझा, जो बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, जो हमने क्लास वर्क में किया, और यही होमवर्क है। जिंदगी मिली थी किसी के काम आने की, जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, पर निकल रही है पैसा 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 करती है ना? अर्निंग पर शेयर, पैसा नहीं, अर्निंग पर शेयर। याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा। दिक्कत आए तो फोन कीजिएगा, थोड़ा डेप्थ में हम पढ़ते हैं, ठीक है? इसलिए हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये इतना सारा क्यों पढ़ रहे हैं, पर बच्चों इस पे क्वेश्चन आएगा। मैं एक बात भी फालतू नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है? हर चीज जो पढ़ा रहा हूं उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन बैठा है, चाहे से वो पीछे के क्वेश्चन में बैठा है या कहीं और बैठा है। कहीं ना कोई क्वेश्चन बैठा है जो इंतजार कर रहा है। देख के आता हूं कौन इंतजार कर रहा है। मैं तो जा रहा हूं, है ना? तुम्हें जाना है तो जाओ। ये थैंक यू देखते जाओ, अच्छा लगेगा। बाय बाय।